नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों को पढ़ेंगे। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियों को अपन ने पढ़ लिया था और अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो संस्कृत की जो भी पेडागोजी है, संस्कृत पेडागोजी नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ जा कर के हमारे संस्कृत पेडागोजी से संबंधित सारे वीडियोज़ देख सकते हो। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियाँ। और दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आगमन विधि। दोस्तों, जो आगमन विधि है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सामान्यकरण करना या फिर नियमीकरण। सामान्यकरण का मतलब क्या है? नया आधा है यहाँ पे। सामान्यकरण का मतलब है नियम बनाना। ठीक है। इसके कितने सोपान हैं दोस्तों? इसके 4 सोपान माने गए हैं। पहला है उदाहरण प्रस्तवनम, यानी कि उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। दूसरा है निरीक्षणम, तुलनात्मक रूप से निरीक्षण करना, छात्रों के द्वारा ऐसा किया जाता है। फिर है नियम निर्धारणम, अध्यापक द्वारा नियम का निर्धारण किया जाता है। और चौथा है परीक्षणम, दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये 4 सोपान हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र हैं वो कौन कौन से देखिए दोस्तों। उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि आगमन विधि में जो है पहले उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, एक ही तरीके उदाहरण करवाए जाते हैं और फिर उससे नियम बनाया जाता है। तो पहले उदाहरण दिए जाएंगे फिर नियम बनाया जाएगा, इसीलिए बोला गया है उदाहरण से नियम की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण जो है वो विशिष्ट होता है और नियम जो है नियमीकरण करने को क्या बोलते हैं? सामान्यकरण करना बोलते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया। ज्ञात से अज्ञात की ओर, भाई अपने को उदाहरण है वो ज्ञात है और अज्ञात क्या चीज़ है? नियम। तो नियम जो है वो अज्ञात है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर अपन इसमें चलेंगे। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उदाहरण क्या होता है? स्थूल, यानी कि एक प्रकार से बड़ी चीज़ होती है और उससे एक छोटी चीज़ निकालना, यानी एक सूत्र निकालना, यानी नियम निकालना, वो हो गया सूक्ष्म। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मूर्त, यानी कि जो सामने है अपने, उदाहरण वगैरह जो है, मूर्त चीज़ से अमूर्त चीज़ निकाल लेना, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर इसमें चला जाता है। तो ये हैं इसके शिक्षण सूत्र आगमन विधि के। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इनको समझ गए होंगे। आगमन जो विधि है वो दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक विधि है। व्याकरण शिक्षण की ये श्रेष्ठ विधि मानी गई है। दोस्तों, श्रेष्ठ विधि है लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है। सर्वश्रेष्ठ विधि है आपकी आगमन निगमन विधि, दोनों को मिला करके जो बोलेंगे वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। लेकिन व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि आगमन विधि को माना जाता है। ठीक है। अधिक समय व प्रशिक्षित अध्यापकों की इसमें आवश्यकता होती है। आगमन विधि के लिए जो अध्यापक है वो वेल एजुकेटेड हो, साथ ही जो है वेल ट्रेंड भी हो और उसको जो है काफ़ी समय का एक्सपीरियंस भी हो, यानी कि एक्सपीरियंस भी पढ़ाने का उसको काफ़ी लंबा हो। तो वो व्यक्ति जो है आगमन विधि को अच्छे प्रकार से काम में लेकर के पढ़ा सकता है। तो ये थी दोस्तों व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों में आगमन विधि। नेक्स्ट अपन बात करेंगे निगमन विधि की। निगमन विधि बिल्कुल आगमन विधि की उल्टी है। पहले नियम बताए जाएंगे इसमें और फिर इसमें उदाहरण करवाए जाते हैं। ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है क्योंकि इसमें समय जो है वो कम लगता है और परिश्रम भी कम लगता है। और अगर कम एक्सपीरियंस वाला टीचर भी आपके पास है तो वह भी इसको आसानी से यूज़ में ले सकता है। जोसेफ लैंडन ने इस विधि का परिशोधन किया था। इसके भी 4 सोपान हैं दोस्तों। कौन सा? नियम बोधन, सबसे पहले नियम का बोध करवाया जाता है, अध्यापक के द्वारा ऐसा किया जाता है। फिर है नियम स्पष्टीकरण, ये भी अध्यापक द्वारा उदाहरण दे करके सबसे पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दे करके नियम को स्पष्ट करवाया जाता है। फिर नियम का परीक्षण बच्चों को सेम वैसा ही क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये वो हो गया आपका नियम परीक्षण। उसके बाद अध्यापक के द्वारा सत्यापन करवाया जाता है, सत्यापन किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे सोपान इसमें रहेंगे। इसके 4 अन्य सोपान देख सकते हैं आप, नियम स्पष्टीकरण, प्रयोग, प्रदर्शन और पुनः परीक्षण। तो ये भी इसके 4 अन्य सोपान माने जा सकते हैं और मुख्य सोपान आपके ये हो गए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। तो जो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र थे उनके ठीक विपरीत होंगे। इसमें सबसे पहले नियम बताया जाता है, ठीक है, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से, बिल्कुल नियम क्या होते हैं? सामान्य होते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। नियम अज्ञात होते हैं तो अज्ञात से ज्ञात की ओर।
और आपके प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। भाई प्रमाण नियम जो है, रूल जो है वो क्या होता है आपका प्रमाण ही होता है। तो प्रमाण से आपका नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चला जाता है। अमूर्त से मूर्त की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर इसमें चला जाता है। तो ये हैं निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपन आगमन निगमन विधि। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण के लिए। इसको सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है व्याकरण शिक्षण की। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि अगर पूछी जाए तो वो आपकी आगमन निगमन विधि होगी। अगर श्रेष्ठ विधि भी पूछी जाए तो भी इसको ही लगाना, आपको आगमन विधि को नहीं लगाना। आगमन विधि अपने आप में श्रेष्ठ जरूर है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ विधि अगर ये पूछ ले कि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि जो है आगमन निगमन विधि है, न कि आगमन विधि होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि या सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि ही मानी जाती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है उदाहरण से नियमों तथा नियमों से उदाहरण की ओर इसमें चला जाता है। भाई आगमन पहले इसमें आगमन कार्य होता है, उसके बाद निगमन कार्य करवाया जाता है, इसलिए उदाहरण से नियमों की ओर, फिर नियमों से उदाहरणों की ओर। यानी कि उदाहरण दिया अपन ने, नियम निकाल लिया, फिर नियम बताया, उदाहरण करवा लिए, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। तो ये जो है इसमें उदाहरण से नियमों की ओर भी चला जाता है और नियमों से उदाहरण की ओर भी। व्याकरण शिक्षण की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। छात्र स्वयं इसमें नियम बनाता है। समवाय विधि का सहयोग इसमें लिया जाता है। समवाय विधि कौन सी है? ऐसी विधि जिसमें पाठ को पढ़ाते समय प्रसंग आने पर व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, वो होती है आपकी समवाय विधि। फिर है आगमन निगमन एक दूसरे की पूरक हैं, विरोधी नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आगमन और निगमन विधि जो है वो विरोधी, एक दूसरे की विरोधी बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे की पूरक यानी कि एक दूसरे की सहायक विधियां मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आगमन निगमन विधि हो गई अपनी, और ये व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों की अपनी तीसरी विधि थी जो कि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की। नेक्स्ट दोस्तों अपन पढ़ेंगे समवाय विधि या सहयोग विधि। इसको अनौपचारिक विधि भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया भी है कि औपचारिक विधियां कौन सी होती हैं जिसमें संस्कृत का ज्ञान अलग से करवाया जाता है, और अनौपचारिक विधियां कौन सी होती है जिसमें पाठ को पढ़ाते समय ही व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है, वो आपकी अनौपचारिक विधियां होती हैं। तो समवाय विधि या सहयोग विधि में क्या होता है, इसमें जो है काव्य शिक्षण, काव्य रचना शिक्षण के दौरान व्याकरण का ज्ञान इसमें करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, काव्य रचना शिक्षण के दौरान ही जो है वो व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है। प्रसंग आने पर ही इसमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। आगमन निगमन व समवाय विधि एक दूसरे की पूरक हैं। जो आगमन निगमन विधि है उसमें भी जो है समवाय विधि का सहयोग लिया जाता है, तो एक दूसरे की इनको पूरक या सहायक विधियां भी माना जाता है। और जो है प्रसंग आने पर ही व्याकरण का ज्ञान जो है समवाय या सहयोग विधि में दोस्तों दिया जाता है। अलग से व्याकरण को इसमें नहीं पढ़ाया जाता, और अलग से व्याकरण को समवाय विधि में नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए इसको अनौपचारिक विधि के तहत माना जाता है। नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्रयोग व पुनरावृत्ति के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जो समवाय विधि या सहयोग विधि है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? प्रयोग व पुनरावृत्ति के लिए। यानी कि प्रयोग का मतलब हो गया अपना जो ज्ञान अपन ने प्राप्त किया है उसको प्रयोग अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, और उसकी पुनरावृत्ति भी जो है अपनी होती रहती है। जैसे अपन मान लीजिए पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई शब्द आ गया, और वो जैसे अपन ने व्याकरण में संधि का टॉपिक पूरा पढ़ लिया, इसके बाद दोबारा से मान लीजिए कोई संधि का शब्द आ गया तो फिर अपन उसको पढ़ लें, तो पुनरावृत्ति भी हो गई और ज्ञान का प्रयोग भी हो गया। तो प्रयोग और पुनरावृत्ति के लिए इस विधि का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये आपकी समवाय या सहयोग विधि जो व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों में अपन ये 4 ही विधियां पढ़ेंगे, और सिर्फ 4 विधियां पढ़ना काफ़ी है, क्योंकि और जो विधियां हैं आपकी संरचनात्मक उपागम वगैरह वो मैंने आपको सारे के सारे दोस्तों करवा दिए हैं पहले ही। जो संस्कृत शिक्षण की आधुनिक विधियों में 3 विधियां जो करवाई थी वो विधियां भी व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधियों में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ जा कर के आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हमारा चैनल आपको पसंद आया है,
पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया या कोई भी चीज़ अगर आपको बेनिफिट करने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।